जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं एसएससी सीजीएल स्पेशल साइंस और जीके का मॉक टेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या कहता है? कहा गया, गुप्त काल के दौरान किस खगोल शास्त्री और गणितज्ञ ने सबसे पहले यह प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गुप्त काल की बात हो रही है तो उस समय महान गणितज्ञ थे आर्यभट्ट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आर्यभट्ट ने घोषणा की थी कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जिससे दिन और रात होते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। आर्यभट्ट इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी। क्लियर, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर किसको कहा गया? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, शाहजहां के काल को मुगल शासनकाल का जो वास्तुकला है उसका स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। दोस्तों, शाहजहां जो है इसके बचपन का नाम क्या है? तो इसके बचपन का नाम आपके एग्जाम में आता है, खुर्रम नाम है इसका, और ये जहांगीर का बेटा है। इसका जन्म लाहौर में होता है, ये आप याद रखना। शाहजहां ने आगरे का ताजमहल बनवाया, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरे का किला, दीवाने खां जैसी भव्य इमारतें बनवाई जो संगमरमर से निर्मित थी। ठीक है, याद रखना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर किसको कहा गया है? तो शाहजहां के काल को कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। और मैं आपको बता दूं, शाहजहां के काल में ना दो फ्रांसीसी यात्री आए थे भारत में, बर्नियर और टवर्नियर। तो ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बर्नियर और टवर्नियर जो आए थे ये किसके शासनकाल में आए थे? तो आपका आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल में आए थे। और इसकी जो पत्नी है उसका नाम क्या है? अर्जुमंद बानो बेगम, उसको मुमताज़ महल कहता है ये। अगला प्रश्न क्या कहता है? ब्रिटिश भारत में किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस किसको कहा गया? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सर चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? साल 1835 में लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट पारित कर दिया, जिससे क्या हुआ कि भारतीय समाचार पत्रों पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे ब्रिटिशर्स के द्वारा वो ख़त्म कर दिए गए थे। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। लेकिन देखो, ये कह रहा है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। आज की स्थिति आप देखें तो मोदी जैसे नेताओं ने प्रेस वालों को ही खरीद लिया, पत्रकारों को ही खरीद लिया। पत्रकार अब जूते चाटने का काम करते हैं, है ना। रंगा और बिल्ला दो लोग इंडिया की राजनीति में आ चुके हैं, उनके जूते चाटने का काम है। सेम स्थिति कभी उस टाइम पे होती थी जब अंग्रेज भारत में राज करते थे, और आज की स्थिति भी सेम वैसी है। आप गलत को गलत नहीं कह सकते, सरकार को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, करेंगे तो आप पाकिस्तानी हैं, आतंकवादी हैं, है ना। आपको घर को बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। ये स्थिति भारत की राजनीति की हो चुकी है, और ये कहीं ना कहीं इसके दूरगामी जो परिणाम होंगे वो बहुत घातक होंगे। ठीक है, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, लोग आपस में मरेंगे, हिंदू के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, सवर्ण दलित के नाम पे आपस में लड़ाए जाएंगे। और राजनीति में मजा कौन लेगा? रंगा और बिल्ला। जानते हैं ना, दो गुजराती रंगा और बिल्ला जो राजनीति चल रही है भारत में, वो सब चीज़ें आप देखेंगे आगे चल के तो इसके बड़े दुष्परिणाम होने वाले हैं, और भारत का भविष्य गर्त में जाता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, कोई नहीं बचने वाला, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, सोशल वर्कर हो, या कोई भी आम आदमी हो, या कोई भी किसी सेक्टर में काम कर, सब सब रोएंगे, सब रोएंगे। रंगा और बिल्ला मजे लेंगे। ठीक है, याद रखना। चलो प्रश्न पे लौटता हूँ। ब्रिटिश भारत में भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा गया सर चार्ल्स मैटकॉफ को। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और चीन के बीच जो सीमा रेखा है उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। मैकमोहन रेखा की मैं बात करूं तो भारत और चीन के बीच स्थित है, और ये शिमला समझौता हुआ था 1914 में। शिमला समझौते के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा ये निर्धारित की गई थी, जो भारत में विशेषकर अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच सीमा बनाती है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। तो कभी आपके एग्जाम में आए कि मैकमोहन रेखा किस वर्ष निर्धारित हुई थी? तो 1914 में। लेकिन चीन इस रेखा को मान्यता नहीं देता है। ठीक है, याद रखना। दोस्तों, चीन की बात मैं करूं तो 1954 में पंचशील समझौता हुआ था भारत चीन के बीच। तो ये भी आपको याद रखना है, 1954। और चीन जो है ना, चीन में एक रेगिस्तान है तकला मकान। तो तकला मकान रेगिस्तान चीन में है।
चीन की मुद्रा आपके एग्जाम में बहुत आती है, रेनमिनबी आपसे पूछा जाता है, रेनमिनबी, तो ये आप याद रखना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमसे पूछा गया था भारत चीन के बीच सीमा रेखा, वो है मैकमोहन रेखा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न क्या कहता है, क्या कहा गया है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माने जाने वाली काली मिट्टी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से हुआ है। तो काली मिट्टी बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने से बनती है। और मैं आपको बता दूं, भारत में ना जो दक्कन का पठार है, दक्कन के पठार में ज्वालामुखी लावा के प्रभाव से जो बेसाल्टिक चट्टानें बनी हैं, उनके टूटने फूटने से काली मिट्टी बनती है। और काली मिट्टी जो है ना, इसमें पानी सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और इसीलिए ये कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखना, दक्कन के पठार का जो मिट्टी है उसमें कौन सी मिलेगी, तो वह है काली मिट्टी। और काली मिट्टी को हम रेगुर भी बोलते हैं, रेगुर सॉइल, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। तो बेसाल्टिक चट्टानों के टूटने से बनती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी का निर्माण करती है। तो डेल्टा नहीं बनाती वो है आपकी महानदी, गोदावरी, कावेरी, तापी। सही आंसर होगा तापी, ऑप्शन डी। तो नर्मदा और तापी ऐसी दो नदियां हैं जो भारत में डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि ये एस्चुरी का निर्माण करती हैं। और ये दोनों नदी ना, मैं आपको बता दूं, ये खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। खंबात की खाड़ी अरब सागर में है, तो खंबात की खाड़ी में गिरती है नर्मदा और तापी, और ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया महानदी, क्या आप बता सकते हैं महानदी डेल्टा किस राज्य में बनता है। तो मैं आपको बता दूं, महानदी जो डेल्टा बनाती है वो उड़ीसा में बनाती है। और महानदी डेल्टा के दक्षिण में एक झील है जिसका नाम है चिल्का झील। तो ये भी आप याद रखना कि चिल्का झील किस नदी के डेल्टा के दक्षिण में है, तो महानदी के डेल्टा के दक्षिण में आती है, ठीक है, याद रखना, पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तापी नहीं बनाती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय होगा, ऐसा प्रावधान है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना की गई है वो आर्टिकल 124 के द्वारा की गई है। भारतीय संविधान का भाग 5 अनुच्छेद 124 में ये प्रावधान किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और संसद द्वारा निर्धारित अन्य न्यायाधीश होंगे। तो अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका गठन किया जाता है, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और ये जब पहली बार लगाया जाएगा तो 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने, इसी तरह से ये 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। और अधिकतम 3 वर्ष तक ये लगाया जा सकता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, ठीक है, आप याद रखना कि 6 महीने के बाद बढ़ाकर अधिकतम 3 साल तक इसे लागू रखा जा सकता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कहता है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से प्रेरित होकर जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्य जो है ये संविधान में जो शामिल किए गए वो 42वां संविधान संशोधन है, किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में ऐड किए गए। और ये लिए गए थे यूएसएसआर से, सोवियत संघ, आप याद रखना, इसको कहा जाता है सोवियत संघ। तो सोवियत संघ से लिए गए थे। और मैं आपको बता दूं ये संविधान में कौन से आर्टिकल में है, तो वो है आपके आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, ये आप याद रखना। जब ये जोड़े गए थे तो इनकी संख्या 10 थी, बाद में 86वां संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया था। तो आज के टाइम में 11 मौलिक कर्तव्य हैं हमारे संविधान में, आप याद रखिएगा। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये ऐड किए गए थे। दोस्तों अब मैं आपसे पूछूं कि सोवियत संघ से और हमने क्या लिया, तो मैं आपको बता दूं, सोवियत संघ से हमने आर्थिक, सामाजिक, जो 3 प्रकार के न्याय का आदर्श है ना, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 प्रकार के न्याय का जो आदर्श है ये हमारे संविधान की प्रस्तावना में है। और ये कहाँ से लिया हमने, तो ये भी सोवियत संघ से लिया है, ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है ये भी सोवियत संघ से लिया गया है, क्लियर, याद रखना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया, तो हमने समवर्ती सूची की अवधारणा ली है, समवर्ती सूची,
ये भी आप ध्यान रखना। अमेरिका के संविधान से मैंने कई बार पढ़ाया है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं, जुडिशल रिव्यू लिया गया है, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट की जो प्रोसेस है, महाभियोग की जो प्रोसेस है वो ली गई है, प्रस्तावना का विचार लिया गया अमेरिका के संविधान से, जर्मनी के संविधान से वित्तीय आपातकाल लिया गया है। ठीक है, आप याद रखना। तो ये था आपका प्रश्न, कहा गया था मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो सोवियत संघ से लिए गए हैं। अगला प्रश्न, जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार गिरती हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। देखो क्या कह रहा है, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें लगातार गिर रही हैं लेकिन मुद्रा का मूल्य बढ़ रहा है तो इसको बोलेंगे डिफ्लेशन, मुद्रा अपस्फीति। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, डिफ्लेशन कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और लगातार अगर डिफ्लेशन होगा तो आर्थिक मंदी आ सकती है, ये पूछा जाएगा कि जब वस्तुओं की कीमतें लगातार गिरती हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो इस स्थिति को डिफ्लेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, भारत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। दोस्तों नबार्ड इसको कहा जाता है। तो नबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। ठीक है, और एक समिति बनी थी शिवरमन समिति। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर नबार्ड की स्थापना की गई और वर्तमान में इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, मुंबई, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को मापता है और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तनों को कौन मापेगा, वो है आपका थोक मूल्य सूचकांक, WPI इसको कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, थोक मूल्य सूचकांक। ठीक है, ये क्या करता है, ये थोक बाजार में बिकने वाली वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले औसत बदलाव को मापता है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और इस सूचकांक को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का आर्थिक सलाहकार कार्यालय जारी करता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाने वाला लाइसोसोम की तरह कार्य करने वाला वह अंगक कौन सा है जिसे कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, या जंतुओं की तरह यह कार्य मुख्य रूप से कौन सी संरचना संभालती है। तो आपको बताना है कि पादप कोशिकाओं में ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो लाइसोसोम की तरह कार्य करता है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए वैक्यूल होता है। ऑप्शन ए वैक्यूल, रिक्तिका। पादप कोशिकाओं में विशाल केंद्रक रिक्तिका पाई जाती है और ये क्या काम करती है, यह कोशिका को मजबूती देती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें मौजूद पाचक एंजाइम जंतु कोशिकाओं के लाइसोम की तरह कार्य करते हैं और बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट कर देते हैं, इसलिए। ठीक है, जब देखो लाइसोसोम क्या काम करता है, जब कोई कोशिका सड़ जाती है ना तो कोशिका का जो अपशिष्ट होगा उसको अपने पाचक एंजाइम से क्या कर देगा, नष्ट कर देता है। ऐसे ही वैक्यूल भी, जब पौधों में कोई कोशिका सड़ जाती है, मर जाती है, तो उसको जो कचरा बचा उसको साफ करने का काम इस वैक्यूल का होता है। ठीक है, तो रिक्तिका इसका सही आंसर है, आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम मुख्य रूप से किस कुल के पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु का काम क्या है, ये वायुमंडल से नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन, और इस नाइट्रोजन को बदल देते हैं किस में, नाइट्रेट में। और पौधे जब नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में ही लेते हैं। तो वो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो पाया जाता है लेग्यूमिनेसी पौधों की जड़ों में। लेग्यूमिनेसी मतलब दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया राइजोबियम, और ये वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस वैज्ञानिक को वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है। तो फादर ऑफ द बॉटनी ये कहा जाता है कि इसको, आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या कहा गया, मानव शरीर में लाल रक्त कणिका का निर्माण मुख्य रूप से कहाँ होता है। तो लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है, वो बनती है बोन मैरो में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, बोन मैरो। और मैं आपको बता दूं, हमारी हड्डियों के बीच जो खोखले केंद्र होते हैं ना उसी को बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, याद रखना, आपसे पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब भ्रूण की अवस्था होती है, भ्रूण की अवस्था में आरबीसी यकृत में बनती है, यकृत और प्लीहा में बनती है। ठीक है, वयस्कों में तो बनती है बोन मैरो में, लेकिन भ्रूण की अवस्था में यकृत और प्लीहा में आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, ये आप याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। तो आरबीसी, और मैं आपको ये भी बता दूं,
आरबीसी जो है ना, इसकी शेप पूछी जाती है कि आरबीसी की शेप कैसी होती है। तो आरबीसी की जो आकृति होती है वो इस तरह की होती है, इस तरह की, है ना। इसको बोलते हैं बाइकॉनकेव, द्विअवतलीय है, ठीक है। तो आरबीसी की जो आकृति है वो बाइकॉनकेव होती है, आप याद रखना। आरबीसी का निर्माण बोन मैरो में होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है, घेंगा रोग भोजन में किसकी कमी के कारण होता है जिससे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। तो हल्का क्वेश्चन है। घेंगा आप जानते हैं, आयोडीन अगर आप कम खाएंगे तो आपकी जो थायराइड ग्रंथि है वो सूजने लगती है, इसी को घेंगा रोग बोलते हैं, ठीक है, याद रखना। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है घेंगा, क्लियर, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उड़ने की क्षमता रखने वाला एकमात्र स्तनधारी जीव निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उड़ने की क्षमता रखने वाला वो है आपका चमगादड़। चमगादड़ उड़ सकता है, ये ध्यान रखना पक्षी नहीं है, ये स्तनधारी है, मैमल है, ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है, मैमल, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न क्या कहते हैं, किस प्रसिद्ध सूफी संत विधा कव्वाली के जनक और तोता हिंद के नाम से प्रसिद्ध विद्वान कौन थे। तो तोता हिंद, पैरट ऑफ इंडिया किसको कहा गया, आप सभी जानते हैं, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। तूते हिंद इसको कहा गया है अमीर खुसरो, और ये कव्वाली के जनक माने जाते हैं, ठीक है। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है। तो अमीर खुसरो आप याद रखिएगा। और अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, निजामुद्दीन औलिया थे, ठीक है। अगला प्रश्न, कथकली और मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य से संबंधित हैं। तो कथकली और मोहिनीअट्टम केरल के क्लासिकल डांस हैं, ऑप्शन डी आपका सही जवाब है। केरल का एक डांस और आपके एग्जाम में आता है थय्यम, तो थय्यम भी केरल का डांस है। पुलिकली बहुत पूछता है, टाइगर डांस इसको कहा जाता है, पुलिकली, ठीक है, ये भी केरल का डांस है। तो मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों केरल के डांस हैं, आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो मोहिनीअट्टम नृत्य है ना, ये भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से प्रेरित है। तो इसका सही आंसर आप याद रखना, ये भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से प्रेरित है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस कौन सा है, वो है आपका भरतनाट्यम। भारत का सबसे जो प्राचीन क्लासिकल डांस है वो भरतनाट्यम है। और आंध्र प्रदेश का तो आप जानते हैं कुचिपुड़ी डांस बड़ा फेमस है, सिद्धेंद्र योगी कुचिपुड़ी के प्रवर्तक माने जाते हैं। और कुचिपुड़ी डांस जो है ना, ये एक ऐसा डांस है जिसका नाम एक गांव के नाम पर रखा गया है, ठीक है, याद रखना। कर्नाटक के दो डांस आपको बता देता हूँ, एक तो ढोलू कुनीथा, बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ढोलू कुनीथा। और एक आपसे पूछेगा यक्षगान, यक्षगान तो ये भी कर्नाटक का डांस है। बीरा गासे बहुत आता है एग्जाम में, बीरा गासे ये भी कर्नाटक का डांस है। कुर्गा बहुत पूछता है आपके एग्जाम में, कुर्गा डांस तो ये भी कर्नाटक का डांस है। हमसे प्रश्न में पूछा गया था कथकली और मोहिनीअट्टम, तो केरल का सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न, मीनाक्षी अम्मन मदुरई तमिलनाडु के किस शहर में है। तो मीनाक्षी मंदिर आप सभी जानते हैं बैगई नदी के तट पर मदुरई में है। तो कौन सी नदी बहती है यहाँ पे, बैगई नदी, ठीक है, बैगई नदी, ये आप ध्यान रखना। मीनाक्षी जो है वो देवी पार्वती का एक रूप है, और इसमें जो भगवान सुंदरेश्वर है वो भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। तो आप याद रखना, मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में स्थित है, क्लियर, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अच्छा दोस्तों यहाँ लिखा गया महाबलीपुरम, महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है वो तमिलनाडु में है, तो ये भी आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मंदिर बनाने की ना 3 शैली बड़ी फेमस हैं, एक नागर स्टाइल होता है, एक द्रविड़ स्टाइल होता है, ठीक है, और एक होता है बेसर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि नागर शैली के मंदिर कहाँ मिलेंगे, तो उत्तर भारत में। दक्षिण भारत के जो मंदिर मिलेंगे वो द्रविड़ शैली में मिलते हैं, और मध्य भारत में जो मंदिर पाए जाते हैं वो बेसर शैली में मिलते हैं। नागर और बेसर शैली का मिश्रण, द्रविड़ शैली का मिश्रण बेसर कहलाता है, ठीक है। तो नागर, द्रविड़ और बेसर ये क्या है, ये मंदिर के निर्माण की शैलियाँ होती हैं। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मीनाक्षी मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो आप बताएंगे द्रविड़ शैली का उदाहरण है, क्योंकि दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में पाए जाते हैं। हमसे पूछा गया था मीनाक्षी मंदिर, आंसर होगा ऑप्शन बी, मदुरई को में स्थित है। अगला प्रश्न, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो यूरोपीय यूनियन आप जानते हैं 27 देश और 27 देशों का एक संघ है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब, ब्रुसेल्स, क्लियर। अगला प्रश्न क्या कहता है, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए ना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो लंदन में है। और कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो कॉमनवेल्थ देश वो देश थे जो कभी अंग्रेजों के गुलाम होते थे, तो कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय लंदन में है। और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये भी आपका लंदन में है। लंदन कौन सी नदी के किनारे है, तो वो आपका टेम्स नदी, लंदन की गंगा इस नदी को कहा जाता है, टेम्स नदी। पेरिस की बात करूँ, पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय। एक क्वेश्चन पूछेगा पेरिस किस नदी के किनारे, तो पेरिस सीन नदी के तट पर बसा हुआ है।
हमसे पूछा गया था यूरोपीय यूनियन ब्रुसेल्स में है। अगला प्रश्न, वन्य जीवों और प्रकृति संरक्षण के लिए काम करने वाली संस्था WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? सही जवाब होगा आपका विशाल पांडा, जॉइंट पांडा इसका शुभंकर है। आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है जॉइंट पांडा। क्लियर। और मैं आपको बता दूं इस पांडे का नाम क्या है? इस पांडे का नाम है चीची, चीची पांडा इसका शुभंकर है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर है? तो UNEP का मुख्यालय नैरोबी में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी, आप याद रखिएगा। और ये मैं आपको बता दूं विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब होता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अगला और अंतिम प्रश्न, राष्ट्रमंडल देशों का सचिवालय कहाँ पर? अभी बताया है कि कॉमनवेल्थ देशों का मुख्यालय लंदन में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। तो दोस्तों ये थे 25 प्रश्न SSC CGL स्पेशल। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नए मॉक के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।